इतनी बड़ी शख्सियत होगी जिसके दीवानों की फहरिस्त में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बाला साहब ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम शामिल हो। दिलीप कुमार सक्रिय राजनीति से बेशक दूर रहे, लेकिन राजनेताओं से उनकी नजदीकियां किसी से छिपी नहीं। दिलीप कुमार का वो कद था कि मुश्किल वक्त में खुद नेहरू ने उन्हें याद किया था। इतना ही नहीं, कारगिल युद्ध के बाद दिलीप कुमार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन पर ऐसी फटकार लगाई, लेकिन नवाज शरीफ कभी नहीं भुला पाएंगे इस फटकार को। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और देश के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार। इन तस्वीरों में दोस्ती भी है और एक दूसरे के लिए बेपनाह इज्जत भी। अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में खुद दिलीप कुमार ने इसका जिक्र भी किया है और लिखा है कि मैं पंडित जी की बात कभी नहीं टालता था। उनका सम्मान वैसा ही था जैसा मेरा आगा जी के लिए था। दिलीप कुमार अपने पिता को आगा जी कहा करते थे। इस रिश्ते की एक मिसाल मिलती है साल 1961 में, जब दिलीप कुमार के प्रोडक्शन में एक फिल्म बनी। नाम था गंगा जमुना। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी नहीं मिली, जिसकी दो वजह थी। पहली कि फिल्म में डाकुओं का महिमामंडन किया गया था, और दूसरी वजह कि फिल्म में दिलीप कुमार का किरदार मरने से पहले हे राम बोलता है, जो महात्मा गांधी के आखिरी शब्द दिलीप कुमार ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी, और नेहरू की दखल के बाद ये फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो गई। इस फिल्म की सेंसर होने में बहुत दिक्कतें पेश आई थीं। फिल्म को बैन कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था ये तो पता नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात थी कि फिल्म को बैन कर दिया जाए। दिलीप साहब उसके प्रोड्यूसर थे। सिटीजन फिल्म्स के बैनर तले वो फिल्म बनी थी, और दिलीप साहब पिलर टू पोस्ट दौड़े। बहुत उन्हें दिक्कतें पेश आईं और फिल्म जो है वो सेंसर होने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि इस मदद के बदले एक मदद दिलीप कुमार को भी करनी पड़ी। बात है 1962 के आम चुनाव की। उत्तरी बंबई सीट से कांग्रेस के वीके कृष्ण मेनन उम्मीदवार थे। वीके मेनन वही शख्स थे जिन्हें भारत चीन युद्ध का विलेन माना जा रहा था। उत्तरी बंबई सीट से मेनन का जीतना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन नेहरू ने बड़ा दांव चला और दिलीप कुमार को सीट पर चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया। ये पहला मौका था जब कोई फिल्मी सितारा चुनावी प्रचार में उतरा। दिलीप कुमार ने कई रैलियां की, गली मोहल्लों में सभाएं की, और मेनन चुनाव जीत गए। हालांकि इसके बाद दिलीप कुमार ने कभी किसी चुनावी महफिल में शिरकत नहीं की, लेकिन राजनेताओं से उनके रिश्ते हमेशा जारी रहे। कृष्ण मेनन ने उनसे विनती करी, अनुरोध किया कि दिलीप साहब आप मेरा चुनाव बचाइए, क्योंकि चुनाव बड़ा मुश्किल हो रहा है। और दिलीप कुमार ने अंधाधुंध उनकी प्रचार किया। और दिलीप साहब की शख्सियत ऐसी थी कि जहां भी जाते थे लोग उनको तवज्जो से सुनते थे, और उस समय वो पीक पे थे। तो वो चुनाव बहुत ही कांटे के होने के बावजूद जो था, कृष्ण मेनन बआसानी जीत गए। और उस जीत का जो था श्रेय व्यक्तिगत रूप से जवाहरलाल नेहरू ने और कृष्ण मेनन ने और रजनी पाटिल ने दिलीप कुमार को दिया। ऐसा ही एक रिश्ता था दिलीप कुमार और बाला साहेब ठाकरे का। दिलीप कुमार और बाला साहेब की तमाम शामें एक साथ गुजरती थी, और ये मुलाकातें अक्सर अखबारों की सुर्खियां भी बनती रहीं। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में भी इस दोस्ती का जिक्र करते हुए लिखा है कि बाल ठाकरे और मीना ताई बहुत जबरदस्त मेजबान थे। मेरे लिए उनकी सरलता का हिस्सा बनना हमेशा एक आनंददायक चीज हुआ करती थी। अपने अलग अंदाज में मीना ताई उन्हें जमीन से जोड़े रखती थी। एक वही थी जो हम जैसे पुराने दोस्तों से हमेशा संपर्क में रहती थी। वो हमें अक्सर अपने घर पर खाने पर बुलाती थी। हालांकि 1999 में ये रिश्ता थोड़ा बिगड़ गया। वजह थी दिलीप कुमार को मिला पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिलीप कुमार द अवार्ड ऑफ निशान-ए-इम्तियाज। उन्नीस में पाकिस्तान ने दिलीप कुमार को निशान-ए-इम्तियाज से नवाजा, लेकिन कुछ वक्त बाद ही जब कारगिल युद्ध हुआ तो दिलीप कुमार से अवार्ड वापस करने की मांग उठी।
शिव सैनिकों ने दिलीप कुमार के घर पर विरोध प्रदर्शन तक किया। निशाने इम्तियाज के लिए उन्हें बुलाया गया तो ये एक पॉइंट हो गया था, बोन ऑफ कंटेंशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। बाला साहब नहीं चाहते थे कि दिलीप साहब वो एजाज लेने जाएं, लेकिन दिलीप साहब गए। लेकिन उसके बावजूद कोई दुश्मनी नहीं थी दोनों के दरमियान। इख्तिलाफ हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं था। दिलीप कुमार परेशान हुए तो मदद मांगी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से। दोनों के बीच करीब आधे घंटे की बातचीत हुई और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बयान देकर विवाद खत्म कर दिया। दिलीप कुमार की देशभक्ति और देश के प्रति उनके समर्पण को लेकर कोई शक नहीं। ये अब उनके ऊपर है कि वो व्यक्तिगत हैसियत में मिले इस पुरस्कार को रखना चाहते हैं या नहीं। किसी को उनके ऊपर से वापस करने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। इस मदद के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और दिलीप कुमार का रिश्ता गहरा हो गया, जिसकी एक मिसाल दिखी करगिल युद्ध के बाद, जब अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर दिलीप कुमार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को डांट दिया था, जिसका जिक्र उस वक्त के तमाम अखबारों में भी हुआ था। हुआ यूं था कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की धोखेबाजी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन लगाया, भारत की नाराजगी जाहिर की और बात खत्म करते करते नवाज शरीफ से कहा, मैं आपकी बात किसी और से भी करवाना चाहता हूं। दिलीप कुमार अटल बिहारी के पास ही बैठे और नवाज शरीफ से अगली बातचीत दिलीप कुमार ने की और जोरदार फटकार लगाई। उन्होंने कहा, मियां हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं आपको बतौर एक हिंदुस्तानी मुसलमान बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव होने पर हिंदुस्तानी मुसलमानों की स्थिति जोखिम भरी हो जाती है। इस स्थिति को संभालने के लिए आपको कुछ करना होगा। पाकिस्तान में दिलीप साहब की बेइंतहा फैन फॉलोइंग है, लोग उनका बहुत एहतराम करते हैं और जो उनका पैदाइशी मकान है उसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा रहा है। और पाकिस्तानी जितने भी हेड ऑफ द स्टेट्स रहे हैं सब दिलीप साहब के ज़बरदस्त फैन रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो जहाँ तक इस वाक़े का सवाल है, ये वाक़या जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चित था, लेकिन इसमें सच्चाई कहाँ तक है इसका मुझे पता नहीं। ऐसी तमाम कहानियां हैं जो सिनेमा के सुपरस्टार और सियासत के नामचीनों की दोस्ती के किस्से सुनाती हैं।